विद्यार्थियों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के अध्ययन और अनुसंधान की कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा बीए पार्ट द्वितीय के बारे में। बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के बारे में। और विद्यार्थियों, अध्ययन और अनुसंधान की श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करूंगा दिल्ली सल्तनत के उस राजवंश के बारे में जो अपने आप में बहुत सारी खासियतों और बहुत सारे विविध तत्वों को समाहित करता है। विद्यार्थियों, यह और कोई राजवंश नहीं था बल्कि यह थे लोधी। विद्यार्थियों, लोधियों के 75 वंश के शासन की सबसे बड़ी और मुख्य विशेषता कटु संघर्ष और पारस्परिक युद्धों का इतिहास था। और विद्यार्थियों, संघर्ष की चरम पराकाष्ठा हम सुल्तान इब्राहिम लोदी के दौर में देखते। इब्राहिम लोदी के समय में लड़े गए एक युद्ध में, जिसके बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि इस युद्ध में भाई भाई से लड़ा, चाचा भतीजे से लड़ा, बेटा पिता से लड़ा, मामा भांजे से लड़ा। तो लोदियों के इस शासन वंश की एक सबसे बड़ी विशेषता 75 वर्ष के इस शासन की मुख्य विशेषता उनका आपसी संघर्ष। इसके अलावा लोदियों के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोदियों के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत में जिस राजवंश की स्थापना हुई वह दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। और साथ ही साथ भारतीय इतिहास में पहली बार अफगानों के या पठानों के एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना हुई। बहलोल लोदी ने इस नवोदित अफगान सत्ता को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की, इसका निर्माण किया। वही इस वंश के दूसरे शक्तिशाली और योग्य शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने अफगानों के इस प्रथम राजवंश को एक गौरव, एक प्रतिष्ठा, एक शक्ति और एक विविध आयाम प्रदान करने की कोशिश की। जब इस वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम ने, जिसका कि 1517 से लेकर 1526 तक का समय था, इस वंश के गौरव और प्रतिष्ठा को एक नवीन आयाम और निरंकुशता की नीति की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की थी कि उस दौर में हम ये देख रहे हैं कि मध्य एशिया से एक शक्तिशाली मुगल सम्राट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने हमला किया और पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम को परास्त कर दिया। तो विद्यार्थियों, अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपसे बात करूंगा अफगानों के इतिहास के बारे में और दिल्ली सल्तनत के इस अंतिम राजवंश के मूल स्वरूप और प्रकृति के बारे में। विद्यार्थियों, लोदियों के इस वंश की मुख्य रूप से 3 खासियतें थी, या हम ये कहें कि इन्हें एक साथ तीन समस्याओं का मुकाबला करना पड़ा तो वो ज़्यादा उचित होगा। यदि हम बात करते हैं शुरुआती दौर की, तो इस दौर में दिल्ली सल्तनत का मुकाबला था जौनपुर से, मालवा से, गुजरात से और मेवाड़ से। विद्यार्थियों, कहने को भले ही ये चारों सत्ताएं, गुजरात की सत्ता, मालवा की सत्ता, जौनपुर के सरकियों की सत्ता और मेवाड़ के राणाओं की सत्ता, कहने को भले ये क्षेत्रीय ताकतें हो, लेकिन इनमें से किसी भी ताकत का गौरव, सम्मान, उसकी राजनीतिक, सामरिक और सैनिक स्थिति किसी भी मायने में दिल्ली सल्तनत से कम नहीं थी, बल्कि कुछ मायनों में वे दिल्ली से भी आगे थे। जैसा कि सम्राट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपने बाबरनामा में लिखता है, और उस दौर में वह हिंदुस्तान की 5 बड़ी ताकतों का उल्लेख करता है, और जिसमें से मेवाड़ के राणा सांगा और डेक्कन के शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय, इन दोनों को वह दिल्ली से भी काफ़ी आगे बताता है। और हम ये देखते हैं कि इब्राहिम लोदी के समय में तो मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह के समय में दिल्ली सल्तनत को काफ़ी शिकस्त दी गई और सुल्तान इब्राहिम अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया, बल्कि परास्त होकर ही उसको पीछे लौटना पड़ा।
तो कहने का मतलब ये कि ये चारों सत्ताएं एक प्रकार से चुनौती बनी हुई थी लोदियों के लिए। और स्थिति ये थी कि न केवल ये दिल्ली से शक्तिशाली थे, बल्कि ये सभी दिल्ली पर अधिकार करने का ख्वाब भी अपने मन में संजोए हुए थे। विद्यार्थियों, इसके अलावा लोदियों के सामने दूसरी बड़ी समस्या थी अमीरों और सरदारों की स्वतंत्रता। इससे पहले मैंने जब आपसे बात की थी दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के बारे में, तो मैंने बताया कि फिरोज शाह तुगलक की नीतियों का एक सबसे बड़ा परिणाम ये निकला कि उसके समय में नहीं, लेकिन उसके कमजोर उत्तराधिकारियों के समय में एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया और उसके सरदारों और सामंतों ने दिल्ली की अधीनता को मानने से इनकार किया। तो ऐसी स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश सैयदों ने की और सैयद भी अपने अमीरों और अपने जमींदारों को पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं ले पाए। तो ऐसी स्थिति में लोधी सरदारों के सामने या लोधी सुल्तानों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन जमींदारों को और इन अमीरों को नियंत्रण में किया जाए। विद्यार्थियों, आइए अब हम तीसरी समस्या की बात करते हैं जो लोधियों के सामने थी। और यह समस्या विद्यार्थियों काफ़ी बड़ी समस्या थी और ये एक ऐसी समस्या थी जिसका समाधान करने के लिए एक संतुलित प्रवृत्ति के सुल्तान का होना आवश्यक था। और सुल्तान बहलोल और सुल्तान सिकंदर इस समस्या का मुकाबला करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए। और यह समस्या जुड़ी हुई थी खुद लोदियों के अपने लोगों से, अपने पठानों से, अपने अफगानों से। पठानों का विद्यार्थियों मूल चरित्र था स्वाभिमान, स्वतंत्रता और समानता की प्रवृत्ति। विद्यार्थियों, जहाँ एक तरफ ये तीनों गुण स्वतंत्रता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की प्रवृत्ति, यह इस प्रकार की चीज थी जो एक प्रकार से काफी हद तक हम ये कह सकते हैं कि यह प्रवृत्ति अफगानों की खुद स्वतंत्रता प्रियता की प्रवृत्ति के मुताबिक तो उचित कही जा सकती है, लेकिन यह प्रवृत्ति ऐसी थी जो कि एक केंद्रीकृत अफगान सत्ता की स्थापना में बाधा पहुंचाती थी। यह लोधी सुल्तानों के एक एकीकृत सल्तनत की स्थापना के स्वप्न में सबसे बड़ा रोड़ा थी, क्योंकि अफगान स्वतंत्रता की प्रवृत्ति को अपनाए हुए थे। इस कारण वे अपने सुल्तान को सुल्तान नहीं मानते थे, बल्कि अपने में से एक वरिष्ठ मानते थे। वे अपने सुल्तान का सम्मान सुल्तान होने के कारण नहीं, बल्कि अपने में से वरिष्ठ होने के कारण करते थे। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली सुल्तानों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि अपने इन लोगों की प्रवृत्ति को किस प्रकार से संतुलित किया जाए, किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए। दंड और सम्मान दोनों ही नीतियों के बीच में एक उचित संतुलन कायम करने की जरूरत थी, एक बैलेंस कायम करने की जरूरत थी। क्योंकि अफगानों का जो राजत्व सिद्धांत था वो तुर्की सुल्तानों के दैवीय राजतंत्र के सिद्धांत के एकदम उल्टा था, जहाँ तुर्की सुल्तान अपने आप को देवता का प्रतिनिधि मानते थे और वे इसके मुताबिक व्यवहार करते थे और निरंकुश होने की कोशिश करते थे और हुए भी। लेकिन अफगान इस प्रवृत्ति को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे और यही कारण है कि हम देखते हैं कि पहले दिल्ली सुल्तान बहलोल, जिसने कि 1451 से 1489 तक शासन किया, यानी लगभग 38 साल तक, और वो अपने अफगान सरदारों के बीच में पूरी तरीके से संतुलन बनाकर चल रहा था। कहा जाता था कि उसने खुद फरिश्ता उसके बारे में लिखते हुए कहता है कि बहलोल का ये कहना था कि मैं केवल इसी बात से संतुष्ट हूँ कि मेरा नाम सिंहासन के साथ और सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है, खुतबे में मेरा नाम लिया जाता है। बाकी ऐसा कहा जाता है कि खुद बहलोल को सवारी के लिए घोड़े की जरूरत होती थी, तो उसके किसी सरदार के यहाँ से आता था। बहलोल का खाना किसी सरदार के यहाँ से बनकर आता था और बहलोल अपने आप को मसनद आली कहता था। जब एक मसनद पर जब वो बैठता था तो उसके सारे सरदार उसके साथ बैठा करते थे। तो वह एकदम
एक अलग प्रकार का राजतंत्र का सिद्धांत था अफगानों का, और लोधी सुल्तानों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी अपने अफगान सरदारों की इस प्रवृत्ति को संतुलित तरीके से काम में लाने की। बहलोल ने अपने अफगान सरदारों को पूरा सम्मान दिया। ऐसा करना उसकी राजनीतिक मजबूरी थी, क्योंकि हिंदुस्तान में पठानों का, लोधियों का यह पहला राज्य था और इस राज्य की मजबूती के लिए जरूरी था कि अफगानों के सम्मान का ध्यान रखा जाए। लेकिन जैसे जैसे लोधी सुल्तानों की स्थिति मजबूत होती गई, वैसे वैसे लोधी सुल्तानों की नीतियाँ भी कुछ कठोर होती गई, और हम देखते हैं कि अगले सुल्तान सिकंदर लोधी के समय में बैलेंस की नीति को अपनाया गया। जहाँ दंडित करना चाहिए था वहाँ दंडित किया गया, जहाँ सम्मान देना चाहिए था वहाँ सम्मान दिया गया। लेकिन सुल्तान इब्राहिम ने इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ने की कोशिश की, और अफगान इस प्रवृत्ति को सहन नहीं कर पाए, और परिणाम ये हुआ कि अफगानों ने इब्राहिम के खिलाफ बिगुल बजाया। और हम यहाँ तक देखते हैं कि दौलत खान लोधी, दिलावर खान लोधी और आलम खान लोधी जैसे लोग वे जाकर बाबर से जा मिले और उन्होंने बाबर को भारत पर हमले के लिए आमंत्रित किया। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैंने आपसे बात की प्रारंभिक लोधी सुल्तानों के सामने जो चुनौतियाँ आई। इससे आगे की कक्षा में मैं आपसे इंडिविजुअली बात करूंगा सुल्तान बहलोल के बारे में, सिकंदर के बारे में, और अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी के बारे में। जय भारत, जय हिंद।